अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और उसका इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर एंड स्टैंडर्ड्स का हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स देखा था। यहाँ पर 10 के 10 स्टैंडर्ड के सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स बताए गए हैं जिसको हम लोगों ने कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च 2015 को नोटिफिकेशन 32/2015 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को इशू किया है, जो कि 10 प्रकार के इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड अलग अलग मैटर को डील करने के लिए इशू किए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ से सेक्शन 145 के सब सेक्शन 2 से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं किसी क्लास के पर्सन के लिए या फिर सभी के लिए, और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन को ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। अपने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 32/2015 इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, जो कि 31 मार्च 2015 को इशू किया गया था और जस्ट अगले ही दिन यानी कि 1 अप्रैल 2015 से इफेक्टिव बनाया गया था। सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि जिनका भी इनकम बिजनेस प्रोफेशन हेड में या फिर अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है, वो लोग अगर उनके पास दो ऑप्शन होता है अकाउंटिंग करने का, कैश सिस्टम फॉलो कर सकते हैं या मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 145 के सब सेक्शन 2 के पावर को यूज करते हुए कहा कि बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जिनका इनकम टैक्सेबल होता है और वो अगर मर्केंटाइल सिस्टम का पालन करते हैं तो इस सिचुएशन में इनको इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 32/2015 के हिसाब से अपने इनकम को कंप्यूट करने के लिए फिर हम लोगों ने देखा था कि नोटिफिकेशन और एक्ट में हम लोगों ने तुलना करके देखी थी कि अगर एक्ट के प्रोविजन में कुछ बताता है और नोटिफिकेशन यहाँ पर इन दोनों में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, कहीं पर डिविएशन होता है, तो एक्ट ओवरराइड कर जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को 3 पार्ट में बांट के हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स को कवर किया था। हम लोग अब देखेंगे टेक्स्ट ऑफ ICDS। यहाँ पर टेक्स्ट की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलिएंट फीचर्स हम लोगों ने 10 के 10 देखे थे, और टेक्स्ट की जहाँ तक मैं आपको बात बता दूँ कि ये टेक्स्ट पढ़ना हमारे लिए उतना खास रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि हमें ये ICDS का जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ जुडिशियल डिसीजन से डिविएशन, यहाँ पर हम लोग ICDS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ जुडिशियल डिसीजन वगैरह सबसे डिविएशन देखेंगे और क्या क्या उसका इफेक्ट एंड इम्पैक्ट आएगा, तो हम लोगों को ये टेक्स्ट काम आएगा। बाकी हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से सेलिएंट फीचर्स जो है वो उतना ज़्यादा रिलेवेंट है, बाकी ये इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू करना है। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूँ, हम लोग इस वीडियो में टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, टेक्स्ट ऑफ ICDS, जिसमें 10 के 10 हम लोग स्टैंडर्ड का यहाँ पर टेक्स्ट देखेंगे कि आखिर क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये सुनते वक्त आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तीसरी बात कि आप अपने सामने में अपनी सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल निश्चित तौर पे खोल के रखोगे, ताकि एट ए टाइम जब मैं कुछ बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस वक्त आपकी नज़रें बुक की ओर भी होनी चाहिए। और यहाँ तक मैं टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बता दूं कि टेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पढ़ना है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि हूबहू पूछा जाएगा, और क्योंकि नया नया आया है इसीलिए इसमें एक्सपर्ट नॉलेज की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, आपको वर्किंग नॉलेज इसमें चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट में आपको एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स ऑफ ICDS देखा था, उसमें हम लोगों ने 10 स्टैंडर्ड देखे थे। पहला स्टैंडर्ड था हमारा मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, दूसरा हमारा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तीसरा हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, चौथा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में देखा था, और पांचवा देखा था टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। छठा हम लोगों ने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज के रेट में अगर चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट को कैसे डील करेगा इनकम कंप्यूट करने में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी।
उसके बाद सातवां में हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोगों ने देखा था, और ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट में हम लोगों ने सब कुछ को चार्ट में ढालकर समझा था। ये पौनी शुगर मिल्स लिमिटेड, रसोई लिमिटेड और किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, ये सारे जजमेंट्स के केस लॉ के आपको नाम याद रहने चाहिए। साथ में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 में जहाँ पर इनकम को डिफाइन किया जाता है, वहाँ पर एक क्लॉज नया ऐड किया गया, क्लॉज नंबर 18 सब क्लॉज ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ग्रांट जो होगा वो इनकम होगा। अब देखो, इतने सारे जजमेंट में कहीं कहीं बोला गया था कि कैपिटल रिसीट माना जाएगा, कभी रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, उसके सोर्स के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर तो डिफिनेशन में ही अब बोल दिया कि ये इनकम होगा, तो कितना बड़ा फर्क आ गया। तो हम लोग यहाँ पर सातवां हम लोगों ने देखा था सिक्योरिटीज़ के बारे में, जो कि हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड होता है। उसके बाद हम लोगों ने 9 नंबर बोरिंग कॉस्ट के बारे में देखा था, और 10 नंबर हम लोगों ने प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स के बारे में देखा था। अब हम लोग यहाँ पर सारे टेक्स्ट को फिर से देखेंगे। अब हम लोग टेक्स्ट को देखेंगे आईसीडीएस के। पहला हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आपके सामने में सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल निश्चित तौर पे खुला हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर जो कुछ बातें मैंने लिखी है वो मात्र हेडिंग है। यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि आपको एक नज़र में, वन व्यू में आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आखिर इस आईसीडीएस में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईसीडीएस 1 के बारे में। आईसीडीएस 1 हमारा होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, और अकाउंटिंग पॉलिसी में हम लोग सबसे पहले स्कोप देखते हैं। स्कोप हमें बोलता है कि यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी आईसीडीएस 1 का स्कोप है कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डील करेगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डील करेगा। फिर हम लोग अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में देखते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 3 अकाउंटिंग एजम्पशन को कंसिडर करना है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल, यानी कि जीसीए, और आपका 2 और होता था अकाउंट्स में, मतलब आपने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, एमपी, यानी कि मैटेरियलिटी और प्रूडेंस को भी कंसिडर करना था, लेकिन यहाँ पर केवल 3 को कंसिडर करना है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आप जब पॉलिसी को बनाते रहोगे उस वक्त आप क्या है, आप ये मानकर चलोगे कि हमारा फिलहाल ना इंटेंशन है और ना जरूरी है कि बिजनेस या प्रोफेशन को बंद करना या लिक्विडेट करना, मतलब फॉरसिबल फ्यूचर में आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ऐसा मानकर आप पॉलिसी बनाओगे जैसे कि आप नॉलेज लेते हो। नॉलेज हमेशा ऐसे मानकर लेना चाहिए जैसे मानो कि हम अमर अजर हैं, हम कभी मरने ही वाले नहीं हैं। तो सेम गोइंग कंसर्न में पॉलिसी बनाते वक्त आपको ऐसा ध्यान देना है। अब हम लोग दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी क्या होता है? जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक आप शिफ्ट करोगे तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए हर एक पीरियड में। एक्यूरल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्यूरल हमें क्या बताता है? रेवेन्यू या फिर कॉस्ट को रिसीव या पेड होने का इंतजार नहीं करना है रिकॉग्नाइजेशन के लिए, बल्कि इनकर्ड होते के साथ जैसे ही इनकर्ड हुआ या फिर अर्न हुआ उसको आपको रिकॉग्नाइज किया जाना है। मतलब एक्चुअल हाथ में आया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एक्यूरल के बेसिस पर ही आपको रिकॉग्नाइज करना है, ऐसा बोला गया है। अब हम लोग पॉलिसी का मतलब देखते हैं। पॉलिसी का मतलब होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और वो मेथड जो कोई स्पेसिफिक पर्सन एडॉप्ट नहीं करता है। पॉलिसी का स्पेसिफिक पर्सन अडॉप्ट करता है, सॉरी यहाँ पर पॉलिसी का मतलब होता है वो प्रिंसिपल और मेथड जो कोई स्पेसिफिक पर्सन अडॉप्ट करता है। और वो स्पेसिफिक पर्सन कौन होगा? जिनका बिजनेस, प्रोफेशन या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा इनकम। अब हम लोग कुछ कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं जिसको आपको सिलेक्शन करते वक्त, पॉलिसी का चयन करते वक्त और पॉलिसी को चेंज करते वक्त कुछ बातों को कंसिडर करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी का जब आप चयन करते रहोगे और अकाउंटिंग पॉलिसी को जब बदलते रहोगे उस वक्त कुछ बातों को आपको कंसिडर करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी वैसा होना चाहिए जो ट्रू एंड फेयर दे सके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। अकाउंटिंग पॉलिसी कैसा होना चाहिए? जो ट्रू एंड फेयर दे सके ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का और आपके इनकम का, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन या अदर सोर्स के इनकम का आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। यहाँ पर सिलेक्शन करते वक्त ट्रू एंड फेयर व्यू का आपको ध्यान देना है। ट्रू एंड फेयर व्यू कहने के लिए 2 बातों का जरूरी है होना। पहला जरूरी क्या है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट का ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन जो होगा
उसके सब्सटेंस से गवर्न होना चाहिए, ना कि उसके लीगल फॉर्म से। तो पहला ट्रू एंड फेयर व्यू का कंडीशन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जो भी ट्रांजैक्शन है और उसका इवेंट है, उसका जो भी ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन करोगे वो उसके सब्सटेंस के आधार पे होना चाहिए, ना कि उसके फॉर्म के आधार पे। पॉलिसी को सेलेक्ट करते वक्त आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान दोगे। और दूसरा कि लॉस को दो तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करना है। पहला तरीका है एक्सपेक्टेड लॉस को, मतलब लॉस को एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर, या फिर मार्क टू मार्केट। आप एसएफएम में एमटीएम कैलकुलेट करते हो, वहां पर नॉशनल प्रॉफिट और नॉशनल लॉस कैलकुलेट करते हो। तो यहां पर बात कर रहा है कि मार्क टू मार्केट बेसिस पर जो आप नॉशनल लॉस कैलकुलेट करते हो, वैसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने वाली आपकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और एक्सपेक्टेड लॉस को, मतलब संभावनाओं के आधार पे, प्लीज़ आप लॉस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज मत करो, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि संभावनाओं के आधार पर, एक्सपेक्टेशन के आधार पर आप लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करो। मतलब आप पॉलिसी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखोगे कि लॉस को आपको एक्चुअल बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज करना है। तो हम लोगों ने सिलेक्शन करते वक्त ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में जाना, और ट्रू एंड फेयर व्यू कर दो कंडीशन में माना जाएगा, जब सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो किसी भी ट्रांजैक्शन या उसके इवेंट का और ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखी कि लॉस को हमेशा आपको मतलब एक्सपेक्टेड के आधार पर नहीं, या फिर एमटीएम के आधार पर, मार्क टू मार्केट के आधार पर नहीं, जबकि एक्चुअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि एक्सपेक्टेड लॉस को या मार्क टू मार्केट लॉस को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर कोई आगे आने वाले आईसीडीएस में से ये बात बोलता है कि आप एक्सपेक्टेशन के आधार पर रिकॉग्नाइज करो, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग कंसिडरेशन के दूसरे पहलू की बात आते हैं। जब हम लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे। यहां पर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को जब चेंज करना होगा तो बिना रीजनेबल कॉज के अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी भी चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, बिना आपका रीजनेबल कॉज होना चाहिए चेंज करने का। अब हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोजर की बात करते हैं। सारे आईसीडीएस में दो चीज़ें निश्चित तौर पे आती हैं, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन और दूसरा डिस्क्लोजर। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन इसीलिए आती है क्योंकि अभी ये आईसीडीएस नया है, और अगर अभी अभी मान लो कि अचानक से इस कैटेगरी में कोई फॉल कर जाता है जिसको आईसीडीएस अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कैसे शिफ्ट करेगा उसके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सर्विस या एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को क्या शिफ्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली, या फिर उसके लिए माफ़ी है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो कैसे शिफ्ट करेंगे हम लोग आईसीडीएस की पॉलिसी पर, सॉरी स्टैंडर्ड पर। तो इसके बारे में बताने के लिए ट्रांजिशनल प्रोविजन होता है और उसके बाद हम लोगों का डिस्क्लोजर। तो ये दो चीज़ निश्चित तौर पे बताया जाएगा हमें। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लोजर की बात करते हैं। जितने भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी अडॉप्ट किए गए हैं, जितने भी एक पर्सन ने सिग्निफिकेंट पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं, उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है एक जगह। सारे पॉलिसीज़ को आप डिस्क्लोज करो। और दूसरी बात बताया गया है कि अगर आप कोई भी चेंज करते हो पॉलिसी में जिसका मटेरियल इफेक्ट होता है, तो आप ध्यान रखो कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और इनकम पे कोई भी पॉलिसी को बदलने की वजह से मेटेरियल इफेक्ट होता है, तो आपको चेंज के कारण के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ और कितना इम्पैक्ट पड़ा। अगर आपका एसर्टेन कर सकते हो चेंज की वजह से जो इफेक्ट पड़ा, तो फिर अमाउंट के साथ डिस्क्लोज करना है। और अगर एसर्टेनेबल नहीं है कि आपका क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसको फैक्ट एंड रीजन उसमें केवल एक्सप्लेन करके आपको बताना है। ठीक है, अगर चेंज का मटेरियल इफेक्ट करंट प्रीवियस ईयर में नहीं मान लो इफेक्ट करने वाला है, बल्कि उम्मीद है कि आगे किसी पीरियड में जाकर लेटर प्रीवियस ईयर में इफेक्ट होगा, तो आपको डिस्क्लोज करना होगा इस बात को, फैक्ट को, कि भैया आगे आने वाले किसी प्रीवियस ईयर में इसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और उम्मीद के आधार पे, आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पे, मतलब कोई साइंटिफिक आपका मतलब ये होना चाहिए, बेस होना चाहिए, उसके आधार पे आपको लगता है जिस प्रीवियस ईयर में इफेक्ट होने वाला है उस प्रीवियस ईयर को भी डिस्क्लोज करना है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पर यहाँ पर आपका इफेक्ट आएगा। जो भी डिस्क्लोजर या चेंज का क्राइटेरिया होगा, ठीक है, वो कभी भी रिमेडी नहीं हो सकता है इस बात को
कि इस बात के लिए कि आपने इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया है। मतलब ये नहीं कि इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर दो, कुछ गलतियां कर दो और उसके बाद बोल दो नहीं नहीं हमने तो डिस्क्लोज करके रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल जो है उसको प्रॉपर्ली आपने किसी कारण से फॉलो नहीं किया है पॉलिसी को अडॉप्ट करते वक्त और आपने बोल दिया है कि नहीं हम नहीं किए, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और डिस्क्लोजर में एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको एजम्पशन के बारे में भी सर्टिफाई करना है कि हमने ये एजम्पशन लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन के बारे में। ट्रांजिशनल प्रोविजन कब आएगा? 1/4/2015 को, जब से आपका नोटिफिकेशन नंबर 32/2015 को इफेक्ट किया गया है, तब से आएगा। मतलब क्या कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्ट था उस दिन, किस दिन? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब या फिर उससे पहले वाले सारे इनकम एक्सपेंडिचर या लॉस के बारे में क्या करोगे आप, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट हो चुका है उस दिन को, उसको तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट होना बाकी है उसमें एग्जिस्टिंग है आपका ट्रांजैक्शन लेकिन ट्रीटमेंट होना उसका बाकी है, तो फिर उस दिन हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी इसी हिसाब से लेंगे। और कोई भी अगर डिविएशन आया या किसी कारण से हम लोग ने अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं तो डिस्क्लोजर में हम लोगों को बताना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो, लेकिन प्रैक्टिकल है तो हम लोगों को इसके हिसाब से डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा। और लेकिन अगर 1 अप्रैल 2015 के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है उसको तो इस ICDS से डील करना ही है एलिजिबल SSC को, जिसको यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल प्रोविजन वाला यहाँ पर एक क्लॉज आता है जो कि सारे ICDS में मिलेगा लगभग। अब हम लोग बात करते हैं ICDS 2 के बारे में। ICDS 2 हमें बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इत्तेफाक से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी है यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बताने के लिए। यहाँ पर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करते वक्त में हम लोग इन्वेंट्री का डिफिनेशन और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का डिफिनेशन देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन यानी कि ICDS 2 इस इन्वेंट्रीज के रिस्पेक्ट में आपके इस रिस्पेक्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पर स्कोप में कुछ बातों को कवर नहीं करेगा ये, ठीक है। तो किसको किसको कवर नहीं करेगा? तो 2 पॉइंट WIP के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। सारे इन्वेंट्रीज को अप्लाई होता है लेकिन इन सब को नहीं। और दूसरा पॉइंट भी है वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में है। पहला वर्क इन प्रोग्रेस है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो आप वर्क इन प्रोग्रेस लगाते हो, वो मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में और उससे रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, उस सिचुएशन में ICDS यहाँ पर ये नहीं लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक अलग से ICDS को इशू किया गया है। दूसरा WIP जो अदर ICDS डील करता है उसको भी यहाँ पर डील नहीं किया जाएगा। और ICDS ऑन सिक्योरिटीज़, इसके लिए भी अलग से आपका जो अगर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो अलग से ICDS इशू किया गया है, इसलिए भी अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा शेयर, डिवेंचर और बाकी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप हेल्ड करते हो स्टॉक इन ट्रेड तो उसके तरह तो उसको ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, उसका सेपरेट ICDS है। उसके बाद हम लोग मशीन स्पेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लस उसका यूज़ जो है स्पेयर्स का इरेगुलर है, इरेगुलर एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको ICDS ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वाला उसमें डील करेगा उस स्पेयर्स को। तो स्पेयर्स का कंडीशन क्या होना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में उस इस्तेमाल होना चाहिए वो स्पेयर्स। और दूसरी बात कि उसका यूज़ जो है इरेगुलर होना चाहिए, एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब कोई फिक्स नहीं है कभी से स्पेयर की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उसको ये इन्वेंट्री नहीं बोलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लास्ट वाला प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज, जैसे कि लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर की चीज़ें हो गई, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल्स, ऑयल्स, ठीक है, या फिर ओर्स एंड गैसेस, ठीक है। तो उस एक्सटेंट तक जहाँ तक आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मेज़र कर सकते हो उस एक्सटेंट तक आपको इन्वेंट्रीज नहीं लगाना है, मतलब ICDS 2 नहीं लगाना है। मतलब क्या? जो लाइव स्टॉक, मिनरल ऑयल्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ओट्स एंड गैसेस, ये सारी चीज़ों को आपको NRV पे वैल्यू करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करना है, ठीक है। अब हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में।
इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो एसेट्स होता है जो या तो बेचने के लिए रखा गया है या उसके सेल्स के रिस्पेक्ट में आप प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए रखा गया है, या फिर मटेरियल या सप्लाईज के फॉर्म में है। ठीक है, मटेरियल या सप्लाईज के फॉर्म में है। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर सर्विस रेंडर करने के लिए आप यूज़ करते हो तो उसको भी इन्वेंट्री बोला जाएगा। तो इन्वेंट्री ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो आपने सेल करने के लिए रखा है या सेल के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए रखा है, मतलब सेल के लिए वो जरूरी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, या फिर मटेरियल या सप्लाईज के फॉर्म में रखा है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान आप यूज़ करोगे और आपके इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगा, या फिर उस इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में सर्विस रेंडर करने के लिए रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मटेरियल की तरह से डिफाइन करेंगे। नेट रिलाइजेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? NRV किसको बोलते हैं? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ऑर्डिनरी कोर्स में अगर बेचा जाएगा तो क्या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ में अगर आप बेचते हो तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगा, माइनस कंप्लीट करने के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसको रिड्यूस करना है, और माइनस एस्टिमेटेड आपका जो नेसेसरी टू मेक सेल्स। ठीक है, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्या एस्टिमेटेड आपका सेलिंग प्राइस होगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और सेल करने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं उसको रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग ICDS 2 में मेजरमेंट का क्या क्राइटेरिया बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इस तरह से मेजरमेंट किया जाएगा। देखो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कितना मिलता जुलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एग्जाम के टाइम में तो सभी पढ़ते हैं, अदरवाइज सभी भूल जाते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट था यहाँ पर इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, और क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मेरी जानकारी ज़्यादा नहीं है, अपने एग्ज़ाम पास होने के बाद कौन उतना ज़्यादा पढ़ता है अच्छे से, इसकी वजह से मेरे को यहाँ पर जितना सीखने को मिला है मैं अपने नॉलेज को यहीं तक सीमित रख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं हर एक पॉइंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इसका पेपर के से अवेयर हूँ। बाकी सारे पेपर्स के बारे में मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पर ICDS वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, जो भी इसमें से लोअर होगा। ठीक है, तो कॉस्ट में यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट में आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएंगे, और अदर कॉस्ट आएंगे। कॉस्ट में क्या क्या एक्सक्लूजन होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और फिर कॉस्ट फार्मूले के बारे में देखेंगे। ये कॉस्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट फार्मूले में अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कॉस्ट का तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है तो हम लोग फीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, और दूसरा मेथड हमें रिटेल मेथड के बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को आराम से धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कॉस्ट होता क्या है इन्वेंट्री का कॉस्ट, तो इसमें परचेस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और कॉस्ट जो भी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए किया गया है उसको हम लोग कॉस्ट बोलेंगे यहाँ पर। तो परचेज कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, कन्वर्जन का खर्चा और जो भी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए आप कॉस्ट इनकर्ड करते हो वो सारे खर्चे यहाँ पर आ जाएंगे, अदर खर्चे जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए करते हो। अब हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज होता है यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ परचेज ट्रेड डिस्काउंट या फिर आपका कोई भी रिबेट है या अदर सिमिलर चीज़ें, जैसे कि आपको एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह सब रिफंडेबल है तो उसको डिडक्ट करने के बाद जब परचेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो भी टैक्स एंड ड्यूटीज़ आपको पे करना है उसको ऐड करते हैं। फ्रेट इनवार्ड जो कि आपके प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए जितना भाड़ा लगाते हो आप, और अदर खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होने चाहिए एक्विजिशन से, वो कॉस्ट ऑफ परचेज में आ जाएगा। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस में लेबर कॉस्ट और उसके बाद सप्लायर्स वगैरह सबका खर्चा जो होगा सर्विस के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन किसको बोला जाएगा, कॉस्ट में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में आप जो कन्वर्ट करते हो उसको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोला जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है तो आप सिस्टमैटिक एलोकेशन करोगे फिक्स्ड ओवरहेड का और वेरिएबल ओवरहेड का नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पे। आप कैसे यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पे जो है एलोकेट करोगे, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड का, जैसा कि आप कॉस्टिंग में करते हो, रिलेवेंट कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पे आप जो हैं वो
एलोकेट करोगे कॉस्ट, और वेरिएबल का तो यूनिट टू यूनिट बेसिस पे आप कर ही सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में जितना खर्चा लगा, जितना मशीन आवर जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ पर यूनिट के हिसाब से आप जैसे चार्ज करते हो कॉस्टिंग में, वैसे ही कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए यहाँ भी लेना है। हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। पर एक साथ कई प्रोडक्ट बनाने में अगर आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कितना खर्च हुआ, तो रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस से एलोकेट करना है। और यहाँ पर हम लोगों को उसी के लिए फीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड बताया गया है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। अगर कन्वर्जन के वक्त बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है और वो इमटेरियल है, तो उसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकाल कर कॉस्ट का जो आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आया है, या यहाँ पर कॉस्ट जो टोटल यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें से डिडक्ट कर देना है। कोई भी अगर आपका वेस्ट या बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है तो उसके एनआरवी को कैलकुलेट करके आपको खर्चे में से डिडक्ट करना है, क्योंकि खाली बिल का ये फ़ायदा आपको नहीं दिया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अदर कॉस्ट के बारे में। अदर कॉस्ट क्या होता है? अदर कोई भी खर्चा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में मतलब उस एक्सटेंट तक खर्चा किया जाता है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट में से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और आ जाता है इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। तो ICDS 9 में हम लोग बोरोइंग कॉस्ट को जिस तरह से डील करते हैं, ICDS 9 के क्राइटेरिया को कंप्लाई करते वक्त में हम लोगों ने देखा था कि जो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल और तीसरा इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज में भी स्पेसिफिक इन्वेंट्रीज जिसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए 12 महीने या उससे अधिक का समय लग जाता है, तो वहाँ पर ICDS 9 के हिसाब से वो डील होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक बात और याद रखना है, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कुछ चीज़ें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से एक्सक्लूड होती है, कुछ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से ऐड ना होकर डायरेक्टली एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपके पीरियड, आपका जो पीरियड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें डायरेक्टली जो है आप एक्सपेंस बोलकर जो है मतलब यहाँ पर आप ट्रीटमेंट ना करके एक्सपेंस बोल के आप उसको चार्ज कर दोगे। इसकी वजह से उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। जैसे कि पहला हो गया आपका एबनॉर्मल अमाउंट, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के कारण हुआ है, मतलब हमेशा नहीं होने वाला है, उसको आप इन्वेंट्री के कॉस्ट बोल के ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे कि चाहे वो मटेरियल, लेबर या प्रोडक्शन का कॉस्ट हो। मान लो कि अगर स्ट्राइक हो गया तो स्ट्राइक होने की वजह से लेबर लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उस वक्त काम करने का, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया उस वक्त ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो एबनॉर्मल है, तो उसको आप इन्वेंट्री का कॉस्ट अगर डाल दोगे तब तो इन्वेंट्री का खाली पीली का टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं स्टोरेज कॉस्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट का इसको आप पार्ट नहीं बोल सकते हो, स्टोरेज कॉस्ट को कभी भी नहीं बोल सकते हो। मतलब लेकिन जब प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ज़रूरी हो स्टोरेज करना किसी पार्टिकुलर मैनर में, जैसे कि मान लो 6 महीने से तक आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, ठीक है, तब यहाँ पर केवल इन्वेंट्री के कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट को ऐड करोगे, अदरवाइज ऐड नहीं करोगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को आप ऐड नहीं करोगे और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऐड नहीं करोगे। ये सारे कुछ कॉस्ट के एक्सक्लूजन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट फार्मूले के बारे में। कॉस्ट फार्मूला क्या है? अगर किसी कॉस्ट के यूनिट के साथ अगर कॉस्ट का आप 1-to-1 रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हो, तब तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब यूनिट के साथ, किसी इन्वेंट्री के यूनिट के साथ आप 1-to-1 रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो किसी कॉस्ट का, तो ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो कि जनरली आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह की इन्वेंट्री में लगा, जैसे कि आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह सब कई प्रकार के जो होते हैं वो सब लगे, तो उसके लिए आपको एक मेथड अप्लाई करना है, मतलब कॉस्ट को एलोकेट करने से। ठीक है, मतलब क्या कि जनरली जो आपका इंटरचेंजेबल होता है स्पेसिफिक इन्वेंट्री के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में गुड्स एंड सर्विसेज को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करके, तब उसको कॉस्ट को असाइन करना है पहले तो। लेकिन अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर कोई इन्वेंट्री का ऐसा कॉस्ट है जो आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, मतलब सारे टाइप के इन्वेंट्री पे वो खर्चा हो रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है, अब कौन इन्वेंट्री ने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, या ऐसे कोई खर्चे होते हैं, तो उसके लिए फीफो मेथड और वेटेज कॉस्ट को अलाउ किया गया है। और दूसरा रिटेल मेथड बताया गया है। फीफो मेथड या वेटेज एवरेज कॉस्ट को मतलब
जब किसी कॉस्ट का आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो तो उस कॉस्ट को असाइन करने के लिए या तो फीफो मेथड अप्लाई कर सकते हो या वेटेज एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लीफो मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। फीफो या वेटेज एवरेज मेथड जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्स देने वाला कॉस्ट होना चाहिए। ये सोचकर चुनना है, आप जो भी मेथड चुन रहे हो फीफो या वेटेज एवरेज, वो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्स देने वाला आपका एलोकेशन का बेस होना चाहिए। फीफो में ये माना जाएगा कि इन्वेंट्री बनाने को जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदे गए हैं, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदे गए हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज को पहले आपने प्रोड्यूस किया है उसने पहले कंज्यूम किया है, मतलब आपने जिसको पहले प्रोड्यूस किया है फीफो मेथड में, ठीक है, जो फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट मेथड के हम लोग इस तरह से अपनाते हैं। तो मतलब क्या कि क्लोजिंग रेट जो भी आपका रॉ मटेरियल वगैरह सबका होगा, ठीक है, वो मोस्ट रिसेंट खरीदे हुए को एलोकेट किया जाएगा, ऐसा एजम्पशन लेना है हम लोगों को फीफो मेथड में। वेटेज एवरेज मेथड में हम लोगों को क्या एजम्पशन लेना है, वेटेज एवरेज मेथड के लिए या तो कोई पीरियड हम लोग फिक्स कर लेते हैं या हर एक शिपमेंट मिलने पर आप एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हो और उसी एवरेज कॉस्ट के आधार पे आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में उस खर्चे को असाइन कर देते हो, ठीक है। अब हमारा अगला मेथड आता है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड क्या होता है, जब आप फीफो या फिर वेटेज एवरेज मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं अप्लाई करना, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट असाइनमेंट करने के लिए, मतलब अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ आइटम है तो भी पॉसिबल नहीं है कि फीफो वेटेज एवरेज मेथड वगैरह सब आप अप्लाई कर पाओ। इसीलिए जब बहुत सारे आपके इन्वेंट्रीज हो जाते हैं उन सब सिचुएशन में, या फिर रॉ मटेरियल आपका लगातार बदलते रहता है, मतलब आपका फिक्स नहीं है रॉ मटेरियल, तो उस सिचुएशन में हम लोग रिटेल मेथड को प्रेफर करते हैं कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, ठीक है। मतलब जितना खर्चा आप डिटरमाइन करोगे इसके लिए रिटेल मेथड को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो आइटम होगा रॉ मटेरियल का वो चेंजिंग आइटम होना चाहिए और उन सबका मार्जिन जो है लगभग सिमिलर होना चाहिए, मतलब मार्जिन लगभग सिमिलर होना चाहिए। इसमें हम लोग सबसे पहले परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं मार्जिन को और फिर सेल वैल्यू में से उस अप्रोप्रिएट परसेंटेज को रिड्यूस कर देते हैं तो रिटेल वैल्यू आ जाता है, जिस पर हम लोगों को इन्वेंट्री के कॉस्ट बोलकर असाइन करना है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह सब आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो जो आपने प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह सब पढ़ा होगा तो वो सारे टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप मार्जिन जितना मार्जिन है आपके मतलब प्राइस में, उसके हिसाब से आप एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हो और जितने भी आपने खर्चे किए हैं उसमें से उस अप्रोप्रिएट पर्सन को रिड्यूस कर देते हो तो रिटेल वैल्यू आ जाती है, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। उस अप्रोप्रिएट परसेंटेज को चूज़ करते वक्त में आपको इतना ख्याल रखना है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हर एक हाल में सेलिंग प्राइस से कम होनी चाहिए, हर एक हाल में सेलिंग प्राइस से कम होनी चाहिए, किसी भी हाल में सेलिंग प्राइस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने रिटेल मेथड के बारे में जाना। अब हम लोग देखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में, NRV, यहाँ पर कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। हम लोगों को ये तो इस तरह से वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का। तो हम लोगों ने कॉस्ट के बारे में सारी चीज़ें जान ली। अब हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में जानेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में ICDS में जो बताया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्वेंट्री को NRV पर यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर राइट डाउन करने का दो तरीका होता है, ठीक है। पहला तरीका होता है कि आइटम बाय आइटम और दूसरा तरीका होता है टाइप एंड क्लास के आधार पर ग्रुप बनाकर। तो पहला होता है कि आइटम बाय आइटम आप NRV करते चले जाओ और दूसरा तरीका होता है ग्रुप बनाकर एक टाइप के एक ग्रुप को बना दो, उस तरीके से आप NRV को निकाल सकते हो। हर एक इन्वेंट्री को आइटम बाय आइटम बेसिस पर आपको NRV लिखना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखना है, मतलब सेम प्रोडक्ट लाइन और सिमिलर पर्पस के लिए या सिमिलर इंड यूज़र वाले, मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स हो एक दूसरे का, मतलब एक जैसा आइटम हो और यहाँ पर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग भी सेम जोग्राफिकल एरिया में हो और प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है। तो ही इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज इवैल्यूएशन करना है ग्रुप में, अदरवाइज आइटम बाई आइटम प्रेफर करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त में। NRV को एस्टिमेट करते वक्त तीन विशेष बातों का ख्याल रखना है। NRV वैल्यूएशन करते वक्त जो भी आपका
अवेलेबल एविडेंस होगा वो मोस्ट रिलायबल एविडेंस में से आप एनआरवी सेलेक्ट करोगे। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या कि मार्केट से अभी अगर आप बेचोगे तो उस सिचुएशन में आपको कितना रिलाइज होगा उसको नेट रिलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे, जो कि आइटम बाई आइटम सबसे पहले देखना है। अगर वो प्रैक्टिकल ना होगा तब कैटेगरी वाइज देखना है, ठीक है। तो जितना भी आप एनआरवी देखोगे वो सबसे पहले उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करोगे और उसमें से जो मोस्ट रिलायबल अवेलेबल एविडेंस में से जो मोस्ट रिलायबल एविडेंस होगा उसके आधार पे आपको एनआरवी देखना है, ठीक है। पर्पस जिसके लिए इन्वेंट्री को हेल्ड करना किया गया है उसको भी कंसीडर करना है जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेंट्री को हेल्ड किया है। और साथ में एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर आपका इन्वेंट्री ऐसा है जिसके प्राइस में अक्सर फ्लैक्चुएशन होते रहता है, ठीक है, तो फ्लैक्चुएशन या प्राइस के कंडीशन के आधार पे लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को जो भी आपका कंडीशन एग्जिस्ट था उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली एनआरवी को प्लस माइनस करोगे, मतलब कुछ चीज़ें उसमें से ऐड करोगे, कुछ चीज़ें लेस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिछले 3 सालों से देख रहे हो कि हर साल 5% से एनआरवी जो है वो इफेक्ट होता है, तो 5% का प्लस माइनस आपको करना है। उसके बाद नेट रिलाइजेबल वैल्यू में कैलकुलेट करते वक्त और भी कुछ बातों का ध्यान देना है कि जब इन्वेंट्री को कॉस्ट पर या फिर अबव कॉस्ट पर सेल करना है तो उस सिचुएशन में इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने में जो भी मटेरियल और अदर सप्लाईज यूज़ करते हैं उसको कॉस्ट के बिलो वैल्यू पर रिटर्न डाउन करना पड़ेगा आपको। कॉस्ट के मतलब हर हाल में आपका इन्वेंट्री से जो दिखना चाहिए फ़िलहाल वो प्रॉफिट ही दिखना चाहिए, ये मकसद है। जब मटेरियल के प्राइस में इतना डिक्लाइन हो जाए कि फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट ही एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो एनआरवी को आप मटेरियल की वैल्यू पर आपको रिटर्न डाउन कर देना है, मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू को रिड्यूस करके आपको किस चीज़ की वैल्यू पर रिटर्न डाउन करना है, तो मटेरियल की वैल्यू पर रिटर्न डाउन करना है, ठीक है। ये सारे कंडीशन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी दिए गए हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। आप प्लीज़ एक बार नेट रिलाइजेबल वैल्यू को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लो, क्योंकि इतना डेप्थ में जाना हमारा डिस्कशन करने का यहाँ पर मुख्य मुद्दा नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। अब हम लोग ICDS के बारे में आगे चीज़ें देखते हैं, कुछ और इशूज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड को चेंज करना है तो क्या होगा, और डिसोल्यूशन के केस में हम लोग कैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे। और जैसा कि 2 प्रोविजन लास्ट में हर जगह बताया गया है, लगभग दोनों में ट्रांजिशनल प्रोविजन में लगभग हर जगह एक ही बात लिखी हुई है, और डिस्क्लोजर इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में यहाँ पर देखना है। अगर बिजनेस का कमेंसमेंट पिछले साल ही हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में कमेंसमेंट के दिन या फिर बाई और प्रोड्यूस करने के दिन जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी उसको ओपनिंग वैल्यू माना जाएगा, उसी को ओपनिंग वैल्यू माना जाएगा। लेकिन अगर इमीडिएट प्रीवियस आपके इसी प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ है बिजनेस का कमेंसमेंट, तो उस सिचुएशन में इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के एंड को जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस प्रीवियस ईयर की ओपनिंग वैल्यू होगी। मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के अंत के दिन जो भी वैल्यू होगी आपकी, वही इस साल के शुरू के दिन आपकी ओपनिंग वैल्यू होगी। बस इतना बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ मेथड के बारे में। चेंज ऑफ मेथड के बारे में, एक बार जो भी मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए, उसको आप बिना रीजनेबल कॉज के चेंज नहीं करना है आपको। और अगर चेंज करना है तो फिर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा विथ रीज़न, और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। इफेक्ट में भी अगर मेज़र कर सकते हो तो अमाउंट के साथ, और मेज़र नहीं कर सकते हो तो रीज़न के साथ। चेंज ऑफ मेथड्स के बारे में यहाँ पर हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ सर्टेन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के केस में हम लोग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में, अगर फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या कोई एंटिटी है जिसका डिसोल्यूशन होता है, चाहे अब तक बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हुआ है या डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, लेकिन आपने डिसोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेंट्री को आपको हमेशा और हमेशा नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर ही वैल्यूएशन करना है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के दिन आपको एनआरवी पे ही वैल्यूएशन करना है। अब हम लोग ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करते हैं। अगर पुरानी पॉलिसी मतलब 1/4/2015 की पहले वाली पॉलिसी के अनुसार आप ICDS को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया को पूरा करते हो, तो इस सिचुएशन में मतलब आपका जो है इन्वेंट्री उस दिन एग्जिस्ट था, उस सिचुएशन में आप पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चलोगे 1/4/2015 को। मतलब आगे जो पॉलिसी आप अडॉप्ट करोगे वो ICDS 2 ही वाला अडॉप्ट करोगे, लेकिन पुरानी को उसमें कंसिडर करते हुए अडॉप्ट करोगे। लेकिन उसके बाद जो इन्वेंट्री आती है
तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, आपको पूरी तरह से ICDS 2 अप्लाई करना है। एक बार जस्ट रीड कर लो आप। उसके बाद हम लोग डिस्क्लोजर की बात करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपको इनकर्ट करने के लिए आपने रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया है वो बताना है। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री को बताना है और इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन के बारे में टोटल डिस्क्लोजर आपको करना है। ICDS 2 हमें ऐसा बताता है। हमारा अगला कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। ये आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करने के लिए बोलता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका इनकम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो इस ICDS में डील किया गया है। तो उस ICDS में उन बातों को डील की गई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्कोप देखते हैं। ICDS जो होता है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए जो इनकम कंप्यूट करने में डिटरमाइन किया जाएगा, स्कोप में ही ऐसा बताया गया है। अब हम लोग कुछ डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। डिफिनेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन, फिर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन, फिर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का, फिर रिटेंशन, प्रोग्रेस बिलिंग और एडवांसेस का डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली नेगोशिएट किया जाता है किसी एसेट्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इंटर रिलेटेड होता है या इंटरडिपेंडेंट होता है जो कि डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी या फंक्शन का के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब आपको टेक्नोलॉजी भी बतानी है, उसका डिज़ाइन भी बताना है और साथ में उसका फंक्शन को भी आपको बनाना है। मतलब पूरा सिस्टम बना कर देना है, ठीक है, जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप इसका में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जिसको आप स्पेशली नेगोशिएट करते हो एसेट्स बनाने के लिए या फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स बनाने के लिए, या तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इंटर रिलेटेड भी हो सकता है और इंटरडिपेंडेंट भी हो सकता है अदर काम से, अदर काम में जैसे डिज़ाइन करना, टेक्नोलॉजी वगैरह सबका और फंक्शन वगैरह सबका। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों का इतना ही नहीं और भी चीज़ें आती हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें इंक्लूड होती है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है सर्विस परफॉर्म करने से, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है सर्विस परफॉर्म करने से, मतलब कंस्ट्रक्शन में आप जो सर्विस करने के लिए जो खर्चा करते हो वो खर्चा, और एसेट्स का डिस्ट्रक्शन या रिस्टोरेशन करना, और फिर आपको जो है आप इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए जो खर्चा करते हो, आप किसी एसेट्स को आप डिस्ट्रक्ट करोगे या रिस्टोर करोगे या कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाओगे तो आपका इन्वायरमेंटल डैमेज जो होता है उसको रिस्टोर करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, या कानून की पॉलिसी के हिसाब से, या फिर आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या फिर समाज कल्याण के लिए। ठीक है, वही आप करते हो, उसके बावजूद भी उस खर्चे को भी यहाँ पर कंसिडर करना है। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें कॉन्ट्रैक्टर एग्री होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस आप पे करोगे या फिर पर यूनिट के हिसाब से जो आउटपुट निकलेगा उसके हिसाब से फिक्स्ड रेट पे करोगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एग्री हो गया रहता है कि इतना ही फिक्स्ड प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर ये एग्री कर देता है, जिसको सर्विस दे रहा है उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस, वो एग्री कर लेता है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट बता देता है या फिर पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से फिक्स्ड रेट बता देता है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज होता है। मतलब अगर रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह सबके प्राइस में कुछ प्लस माइनस हुआ तो उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है अनएक्सपेक्टेड आधार पे। मतलब जो आप उम्मीद नहीं कर सकते उसकी वजह से अगर मटेरियल या लेबर का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो आगे चलकर थोड़ा बहुत आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नाम से जाहिर है कॉस्ट में प्लस लिखा हुआ है, मतलब आपका जो भी टैरिफ रेट होगा उसके हिसाब से आपका जो एलोकेबल कॉस्ट निकालोगे या डिफाइंड कॉस्ट निकालोगे उसमें मार्कअप या फिक्स्ड फीस बोलकर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको ऐड कर दिया जाएगा, मतलब रिमर्स हो जाएगा फाइनली आपको कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद रिटेंशन के बारे में बात करते हैं। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन प्रोग्रेस बिलिंग का वो पार्ट होता है जिसको उस वक्त तक पे नहीं किया जाता है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा ना कर दे। मतलब लगभग आप कंप्लीट हो गए हो तब तक इतना रिटेंशन रखना है, इतना पैसा दबा के रखना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब रिटेंशन प्रोग्रेस बिलिंग का एक पार्ट होता है। प्रोग्रेस बिलिंग हमारा अगला कंसेप्ट है। ये प्रोग्रेस बिलिंग का वो पार्ट होता है जिसको उस वक्त तक आपको पे नहीं करना है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को जब तक
कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा ना कर दिया जाए या फिर डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई ना कर दिया जाए, उसको रिटेंशन बोलते हैं। प्रोग्रेस बिलिंग किसको बोलते हैं? प्रोग्रेस बिलिंग बोलते हैं कि जितना वर्क और जितना हिसाब से वर्क परफॉर्म किया गया है उस हिसाब से स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक इवेंट के बाद आपको बिल रेज किया जाता है। ये बिल इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट रेज किया जाता है कि कस्टमर ने अब तक कुछ भी पे किया है या नहीं किया है। प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब जैसे जैसे काम पूरा हुआ बिल इशू करके देते चला जाता है। एडवांस का मतलब हम लोग देखते हैं, एडवांसेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी वर्क परफॉर्म करने से पैसा एडवांस अभी मिला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तक 100% परफॉर्म नहीं हुआ है लेकिन आपको पैसा पहले ही मिल गया है, उसको एडवांस बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको पैसा मिला है उसको एडवांसेस बोलते हैं। कुछ अदर पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ये वर्ड एंड एक्सप्रेशन, ये आपको आने वाले सारे ICDS में अब मिलेगा, वर्ड एंड एक्सप्रेशन बोलकर। तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन में क्या लिखा गया है? हर जगह एक ही बात लिखी गई है कि अगर कोई ICDS में शब्द इस्तेमाल किया गया है जो कि इसमें डिफाइंड है तब तो इस डिफिनेशन को लेंगे। अगर इसमें शब्द नहीं डिफाइन किया गया है तो इनकम टैक्स में जो उसका मीनिंग होगा इनकम टैक्स एक्ट में अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग हम लोगों को निकालना है। अगर डिफाइंड है तब तो ठीक है, ICDS वाला मीनिंग ले लो, लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट वाला मीनिंग लेना है। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल या मल्टीपल एसेट्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या तो केवल सिंगल एसेट्स बनाने के लिए हो सकता है या फिर कई सारे नंबर ऑफ एसेट्स जो आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं मैनर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को कई तरह से फॉर्मुलेट किया जा सकता है, जैसे आपका फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि किस मैनर में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। उसके बाद हम लोग बात यहाँ पर करेंगे ICDS के बारे में, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर ICDS 3 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग, यहाँ पर जी होना चाहिए, सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट टू डील विथ ICDS। तो आपको या तो कंबाइन करना है, मतलब एक साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको करते हो एक ही कॉन्ट्रैक्टर से, तो क्या करोगे आप ICDS हर पर अलग अलग अप्लाई करोगे? इससे अच्छा कंबाइन करके सब पर ICDS कुल मिलाकर अप्लाई करो ओवरऑल बेसिस पर। और कहीं कहीं सेगमेंटिंग की जरूरत पड़ जाती है, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग सेगमेंट में बांट कर तब आपको ICDS को अप्लाई करना है। तो कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट टू डील विथ ICDS, हर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ICDS जो है आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेप्ट कई एसेट्स जो होते हैं वो एक साथ या ग्रुप में या फिर एडिशनल एसेट्स कैलकुलेट करने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब पहले आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे थे, वो परफॉर्म हुआ ही कि नहीं, तब भी आपके पास जो है कस्टमर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भैया इसी कॉन्ट्रैक्ट में आप एक और क्लॉज ऐड कर दो और ये काम भी हमारा आप परफॉर्म कर दो। तो अगर एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है या फिर एसेट्स जो होता है वो ग्रुप में बना के दे रहे हो या फिर एडिशनल एसेट्स का सवाल है, तो उन सब सिचुएशन में आपको क्या बोलता है कि अलग अलग आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ICDS को सेपरेटली अप्लाई करने के बदले में आप कंबाइन कर दो सबको और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानकर एक ही साथ ICDS लगा सकते हो। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे एसेट्स है तो फिर हर एक जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए ICDS को सेपरेटली अप्लाई करना है, अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कई एसेट्स है तो फिर हर एक एसेट्स का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेपरेट माना जाएगा। ठीक है, कंबाइन नहीं करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है सेपरेट माना जाएगा? हर एक एसेट्स के लिए सेपरेट प्रपोजल डाला गया हो, हर एसेट्स के लिए सेपरेट नेगोशिएशन का ऑप्शन हो और कस्टमर कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन दे सके। मतलब ये नहीं हो कि आप ये प्रोजेक्ट लोगे तो उसके साथ ये प्रोजेक्ट भी हमारे पास करवाना पड़ेगा, नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट इसमें से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का उनके पास ऑप्शन है। और तीसरा कंडीशन है हर एक एसेट्स का कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाई करने के लायक होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के हैंड में। तो यहाँ पर बोलता है कंबाइनिंग के और सेगमेंटिंग के बारे में कि हर एक कंस्ट्रक्शन एसेट्स के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसको सेपरेट मानना है, लेकिन आप सेपरेट मानने के लिए 3 कंडीशन है कि सेपरेट प्रपोजल दिया गया हो, पहला कंडीशन, दूसरा सेपरेट नेगोशिएशन का ऑप्शन हो और कस्टमर उसमें से किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, और तीसरा कि हर एसेट्स का कॉस्ट और रेवेन्यू सेपरेटली आइडेंटिफाई करने के लायक हो कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद यहाँ पर कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग में ही एक बात और बताई गई है कि ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस होगा, चाहे वो सिंगल कस्टमर के साथ हो या सेपरेट कस्टमर के साथ हो, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने पर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पहला कि सिंगल पैकेज की तरह ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करना पड़ेगा। दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपस में कितने क्लोजली कोरिलेटेड हो
उस सिंगल प्रोजेक्ट को वो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन मिलाकर आपको ट्रीट किया जा सके, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन आप निकाल सको उसको सिंगल प्रोजेक्ट मानकर। तीसरी बात कि कंस्ट्रक्शन जो आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट वो कंकरेंट और कंटिन्यूस सीक्वेंस में परफॉर्म होने लायक होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में उसको ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। बाकी सिचुएशन में उसको ग्रुप नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग में ही देखते हैं, एक और केस आता है। वो केस क्या बोलता है कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करने वाला आईसीडीएस या फिर कंस्ट्रक्शन में जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है एडिशनल एसेट्स कैलकुलेट करवाने का, वो स्पेसिफिक अमाउंट देकर या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को उसके हिसाब से किया हुआ होना चाहिए। तो हम लोगों ने कंबाइनिंग में एक्चुअली कुल मिलाकर देखा जाए तो कंक्लूजन करके यहाँ पर 3 बातें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। पहला तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट मानो, और सेपरेट मानने के लिए 3 कंडीशन हैं। पहला कंडीशन कि हर एक एसेट्स का सेपरेट प्रपोजल होना चाहिए, सेपरेट नेगोशिएशन का ऑप्शन होना चाहिए, और हर एक एसेट्स की रेवेन्यू और आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट मतलब कैलकुलेट करने के लायक होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों को बोला है कि ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, मतलब ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे आप सेपरेटली क्लासीफाई कर सकते हो उसके बाद भी ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वो सिंगल पैकेज की तरह वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड किया जाता है। दूसरी बात कि सारे कॉन्ट्रैक्ट आपस में मतलब क्लोजली कोरिलेटेड होना चाहिए। और तीसरा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करोगे वो कंकरेंट या कंटिन्यूस सीक्वेंस में परफॉर्म होने चाहिए, तब वो सिंगल में बांटने के लायक भी हो, उसके बावजूद भी उसको ग्रुप मानकर डील किया जाएगा आईसीडीएस लगाने के लिए। और उसके बाद तीसरा केस है, यहाँ पर तीसरा केस हम लोगों ने देखा कि अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपका जो है ट्रीट करने वाला आईसीडीएस का सिचुएशन है, वो ऑप्शन दिया गया है कि आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो कस्टमर जो होता है उस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड अमाउंट या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ये बोल सकता है कि इसी कॉन्ट्रैक्ट में आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर दो, तो भी उसको कंबाइन किया जा सकता है। जितना हो सके हम लोग आईसीडीएस अप्लाई करने के लिए कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर आपको जस्ट एक बार रीड करना है कि ये कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग का कंसेप्ट क्या है। हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में देखते हैं। ये रेवेन्यू क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है और इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। और चेंज इन एस्टीमेट्स, तो जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉस्ट को एस्टीमेट करना पड़ता है, रेवेन्यू को एस्टीमेट करना पड़ता है, और ये एस्टीमेट्स में अगर बदलाव आएगा तो क्या होगा। ट्रांजिशनल प्रोविजन और डिस्क्लोजर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉग्नाइज करना है जब रिजनेबली सर्टेन हो, रिजनेबल सर्टेनिटी हो। कौन सा सर्टेनिटी हो? रिजनेबल सर्टेनिटी हो, मतलब निश्चित है लगभग कि अल्टीमेट कलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसी वक्त आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब रिजनेबल सर्टेनिटी कब होती है? जब सारा कुछ सर्टेन है कि अब आप काम पूरा निश्चित तौर पे कर ही दोगे या लगभग काम पूरा कर दिया है, तो उसको रिजनेबल सर्टेनिटी बोलेंगे। रिजनेबल सर्टेनिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जब रिजनेबल सर्टेन हो कि आप अल्टीमेट कलेक्शन कर पाओगे। साथ में यहाँ पर रीजनेबल सर्टेनिटी कब मानी जाती है कि लगभग पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या श्योर है कि हो जाएगा। और दूसरा रीजनेबल सर्टेनिटी का कंडीशन क्या है कि जो भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व, वो लोग अपने काम को पूरे कर चुके हों या फिर पूरे करने के लायक होने चाहिए पूरी तरह से, तो हम लोग रीजनेबल सर्टेनिटी मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनिशियल अमाउंट जो पे करना है उस इंक्लूडिंग रिटेंशन, वो सारी चीज़ें आती है रेवेन्यू में। आप इनिशियल अमाउंट और रिटेंशन सारी चीज़ें आप रेवेन्यू में ऐड करोगे। इसके अलावा अगर ये प्रोबेबल हो और मेज़र किया जा सके कि किस एक्सटेंट तक आप जो है वो क्लेम कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट वर्क में वेरिएशन मिल सकता है, तो अगर वेरिएशन हो जाए तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो रेवेन्यू कैलकुलेट करते वक्त में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। रेवेन्यू कैलकुलेट करते वक्त में आप रेवेन्यू में इनिशियल अमाउंट को निश्चित लोगे जो कि पे करना है, इनिशियल अमाउंट या पे कर दिया गया है, इंक्लूडिंग रिटेंशन का अमाउंट लोगे, ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेट करते वक्त में मतलब रेवेन्यू एस्टिमेट करते वक्त में सीधे शब्दों में बोला जाए। और दूसरा कि ये प्रोबेबल है और मेज़र किया जा सकता है कि कॉस्ट में वेरिएशन आएगा, उस वेरिएशन को आप क्लेम करोगे और आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, तो एस्टिमेट करते वक्त में उसको भी आपको कंसीडर करना है। जहाँ पर प्रोबेबल हो और मेजर्ड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब आप एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर रीजनेबल सर्टेन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो आएगा, मतलब आपको मिलेगा।
लेकिन बाद में अगर पता चला कि अनकलेक्टेबल हो गया है किसी कारण से, तो उसको रिटर्न ऑफ करेंगे और रिटर्न ऑफ करके एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि रेवेन्यू में एडजस्ट करेंगे। खर्चे की तरह ट्रीट करना है, ना कि एडजस्टमेंट करना है रेवेन्यू में। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में टोटल 4 बातें आती हैं, जो कि कॉस्ट, पहली बात क्या आती है, पहला कॉस्ट आता है जो कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा आता है जो कॉस्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट के एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आप अपने ऑफिस प्रेमाइसेस में जाहिर सी बात है कि एयर कंडीशन लगवाते हो, अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो जाहिर सी बात है कि अब उनका काम करने के लिए आपने इंजीनियर्स के लिए एसी लगवाया है, तो इंजीनियर्स केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो एसी लगवाया नहीं है, वो तो पूरे के पूरे के लिए लगवाया है। तो जाहिर सी बात है कि वो जनरल कॉस्ट आपका हो गया। तो जैसे बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सारे खर्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसको भी आपको एलोकेट करना है। उसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज़ को अप्रोप्रिएट बेसिस पर आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे कॉस्ट बोलकर। और एक तो स्पेसिफिक हो गया और दूसरा जनरल कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके अदर कॉस्ट जो होगा वो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसके हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमर से चार्ज किया जाता है, ठीक है। कि अदर कॉस्ट जो भी होगा कि स्पेसिफिक कस्टमर से चार्ज किया जाता है। तो बैंक में भी कुछ आपका जो होता है, बैंक में जब आप जाते हो तो बैंक वालों को कौन कौन सा खर्चा लगता है, कुछ तो जनरल खर्चा लगता है, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर से किया जाता है, और कुछ जो खर्चे होते हैं जो आप उसका आप बोलते हो कि मेरे को ये काम करवाना है आपसे, तो उसके हिसाब से वो बोलते हैं हाँ इस काम करवाने का आपको इतना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट होगा, ये कॉस्ट में एक और कॉस्ट आता है बोरिंग कॉस्ट, वो आपके बोरिंग कॉस्ट वाले आईसीडीएस के हिसाब से डील किया जाएगा। अब जो भी ये कॉस्ट होगा, जितने भी आपने टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किए हैं, अगर उन कॉस्ट का कोई भी इंसिडेंटल इनकम हो सकता है तो उसको कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ेगा, कोई भी इंसिडेंटल इनकम हो सकता है तो। लेकिन इंसिडेंटल इनकम में यहाँ पर डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन को हम लोग यहाँ पर रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको इंटरेस्ट, रेवेन्यू और कैपिटल गेन को इंसिडेंटल इनकम बोलकर आपको डिडक्ट नहीं करना है। अदरवाइज इनके अलावा कोई इन कॉस्ट से रिस्पेक्ट में इंसिडेंटल इनकम है तो आप उसको रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में बोला कि अगर आप यहाँ पर रिजनेबल सर्टेन है तो आप रिकॉग्नाइज कर दोगे, लेकिन अगर रिजनेबल सर्टेन होने के बावजूद भी आगे चलकर कलेक्शन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू को एडजस्ट नहीं करना है, जबकि आपको उस जो कलेक्शन आपको नहीं हुआ है और आप एस्टिमेशन में रिकॉग्नाइज कर चुके थे उसको एक्सपेंस बोलकर ट्रीट करना है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट में कई प्रकार से कॉस्ट को ऐड करने के लिए बोला गया है, और लास्ट में बोला गया है कि जो भी इंसिडेंटल इनकम इसके रिस्पेक्ट में होगा उसको आप, अगर वो डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन के नेचर का नहीं होगा तो आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको रिड्यूस करना है। मतलब जो भी कॉस्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट या उसकी एक्टिविटी से एट्रीब्यूटेबल नहीं है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अदरवाइज उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है तो उसको जनरल कॉस्ट बोला जाएगा और जनरल कॉस्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन में आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से डील किया गया है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कब तक का लिया जाएगा उस पीरियड की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वो पीरियड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन आपका सिक्योर हो गया उस दिन से लेकर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक के पीरियड का कॉस्ट को लगभग सारे कॉस्ट इस कॉस्ट में आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने का कॉस्ट अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड मेजर हो सकता है तभी उसको लेंगे, और प्लस प्रोबेबल है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, मतलब तभी उसको लेंगे। 2 कंडीशन है कि पहले आप सेपरेटली आइडेंटिफाइड और मिजरेबल होना चाहिए, और दूसरा प्रोबेबल होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में बताया गया है। अब हम लोग इन दोनों के रिकॉग्नाइजेशन के बारे में देखते हैं। रिपोर्टिंग डेट को स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर जितना भी रेवेन्यू और जितना भी कॉस्ट एलोकेटेड आपने एस्टिमेट किया है तो उसको स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज करना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जिसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको लगाना है, जहाँ पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर रिकॉग्नाइज करने को ही आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहते हो। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इसीलिए कहा जाता है कि जितना परसेंटेज वर्क परफॉर्म किया गया है उसी के रिस्पेक्ट में आपने रेवेन्यू को और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस्टिमेशन मेथड बताया गया है। हम लोगों ने देखा कि रिकॉग्नाइजेशन करते वक्त में आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड निकालना है, उसके बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है कॉस्ट और रेवेन्यू को। अब सवाल ये उठता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के लिए जो आप स्टेज ऑफ कैलकुलेशन जो आप एस्टीमेट करोगे कि
कौन सा स्टेज पे आपका है, तो उस वक्त किस किस बातों को ध्यान में रखोगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करते वक्त में, तो आप कुछ किस किस बातों को ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर पहली बात बताई गई है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट का ध्यान रखोगे आप कि कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में आपका टोटल कॉस्ट रिपोर्टिंग डेट तक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना खर्च किया गया है। उसके बाद वर्क परफॉर्म का सर्वे करवाना है, या तो दूसरा तरीका आपका ये है कि अप्रोप्रिएट पर्सन से सर्वे करवाओ, या फिर तीसरा तरीका ये है स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करने का कि कंस्ट्रक्शन वर्क का कितना प्रपोर्शन फिजिकली कंप्लीट हुआ है, कि फिजिकली कंप्लीट कितना हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट पर्सन से सर्वे करवाना है, या फिजिकली कितना प्रपोर्शन कंप्लीट हुआ है, या फिर कितना खर्चा अब तक आप इनकर्ड कर चुके हो। इन 3 बेसिस के आधार पे आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोग्रेस पेमेंट मिला है कस्टमर से या एडवांस मिला है, तो यहाँ पर उसको क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करने का। स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करने का उसको क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग डेट के बेसिस पर जो है आप खर्चा करते हो, तो केवल जितना काम आपने एक्चुअली परफॉर्म किया है उसी हिसाब से जो कॉस्ट इनकर किया है उसी को बेस माना जाएगा। पहले हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट जो देखा था उसी के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और रिकॉग्नाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, और स्टेज एंड कंप्लीशन में भी कुछ बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर चेंज इन एस्टिमेट हुआ तो उसका एडजस्टमेंट करना कैसे है। हर एक प्रीवियस ईयर में आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पर आपको लेते चले जाना है, क्यूमुलेटिव बेसिस पर लेते चले जाना है, ठीक है। जैसे पिछले तक में आपने 25% लिया था पिछले प्रीवियस ईयर तक में, और इस प्रीवियस ईयर में 25% आपने और निकाला है कंप्लीट होगा, तो 25 + 25 इस प्रीवियस ईयर में आपको 50% को आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मानना है। मतलब एक्यूमुलेट करते हुए चलना है। ये नहीं कि अलग से आप इस प्रीवियस ईयर का 25% सेपरेटली लोगे। पिछले प्रीवियस ईयर में 25% हो चुका था, उसको कंसिडर करते हुए इस प्रीवियस ईयर में आपने 25% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का एस्टिमेट निकाला है, तो उसको दोनों को आप कंबाइन करोगे। मतलब इस प्रीवियस ईयर में आप मान के चलोगे 50% कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन का या फिर रेवेन्यू का आपको रिकॉग्नाइज करना है, और जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं जाहिर सी बात है कि उसको रिड्यूस तो करना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, उसके बारे में बताया गया है कि, और उसके बाद बताया गया है कि अगर आप एस्टीमेट में अगर किसी कारण से चेंज करते हो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ साथ आपको वापस से सारी चीज़ों को रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस प्रीवियस ईयर में चेंज हुआ है और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में चेंज के बेसिस पर एस्टिमेट का आउटकम को आप रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं करना है आपको, हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना है, ठीक है, अगर आपका एस्टिमेट बदलता है तो। अब हम लोग ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करते हैं। अगर 31 मार्च 2015 को कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब कंटिन्यू है अभी भी, तो आगे रिकॉग्नाइजेशन जो होगा वो इसी ICDS के हिसाब से होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो उसको कंसिडर करते हुए आप ये ICDS लगाओगे। उसके डिस्क्लोजर में कि मतलब आपका कितना रिकॉग्नाइज किया गया है अब तक पिछले प्रीवियस ईयर सब में, ठीक है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करने का क्या तरीका वगैरह सब आप इस्तेमाल करते हो, इन सब बातों को आपको डिस्क्लोज करना है। प्लीज़ आप बैक करके सुन लेना, और क्योंकि हमें इस पर एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए और ये नया कॉन्सेप्ट है, इस पर उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसलिए ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन से ICDS में क्या दिया हुआ है। इसलिए आप साथ में एक बार जस्ट रीड करो पॉज करके अभी।